देश में योजना विहीन वर्ष माना जाता है वर्ष 1990 से 91 और वर्ष 91 से 92। ये दो एकल वर्षीय योजनाएं थी जिन्हें 2 वर्षीय योजना भी हम कह सकते हैं, जो इस बीच में लागू की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना और 8वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य। किस योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो मूलभूत उद्देश्य था वो था मानव संसाधनों का विकास करना। इसके बाद हम आते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना पर। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि रही थी वर्ष 1997 से लेकर वर्ष 2002 तक की। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से लेकर वर्ष 2007 तक की थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने का उद्देश्य लेकर 10वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी और उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007 से वर्ष 2017 के मध्य की जो अवधि थी उसमें लागू की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात एनडीसी की जो 57वीं बैठक हुई उसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी दी गई और 12वीं पंचवर्षीय योजना 26 दिसंबर 2012 को अस्तित्व में आई, इसे अंतिम मंजूरी दी गई। आधुनिक भारत में बजट की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो आधुनिक भारत में बजट की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय जेम्स विल्सन को जाता है। जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट परंपरा शुरू की भारत में। और अगला प्रश्न है 1921 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग किया गया था? तो एकबर्थ समिति थी। एकबर्थ समिति ने ही वर्ष 1921 में, पहले ये बजट साथ में आया करते थे, रेलवे बजट और सामान्य बजट में कोई अंतर नहीं होता था, लेकिन वर्ष 1921 में दोनों बजट अलग अलग पेश किए जाने लगे। अविभाजित भारत का पहला बजट वर्ष 1946 में पेश किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। और वर्ष 1946 में जो अविभाजित भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया तो किसके द्वारा किया गया, यह प्रश्न है। तो आपका आंसर है आर.के. षणमुखम सेठी। आर.के. षणमुखम सेठी द्वारा वर्ष 1946 में भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? आर.के. षणमुखम सेठी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट कब प्रस्तुत किया गया? स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट वर्ष 1948 से 49 की अवधि के लिए पहला पूर्णकालिक बजट प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो ये भी आर.के. षणमुखम सेठी द्वारा ही स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट पेश किया गया था। भारतीय गणराज्य का पहला पूर्णकालिक बजट वर्ष 1950-51 में पेश किया गया था। और एक प्रश्न है कि देश के किन प्रधानमंत्रियों को स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल है? तो इसका जवाब है जवाहरलाल नेहरू। श्री जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी द्वारा प्रधानमंत्री रहते हुए स्वयं बजट प्रस्तुत किया गया था। वैसे कार्य देश के वित्त मंत्री का होता है, लेकिन इन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए ये बजट प्रस्तुत किया था। देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा राजीव गांधी ने ही डाली थी। श्री राजीव गांधी द्वारा पहली बार
जीरो बेस बजटिंग प्रस्तुत की गई इंडिया में, जो पश्चिमी देशों में उस समय बहुत प्रसिद्ध बजटिंग प्रणाली थी। अगला प्रश्न है, देश में आज तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने की वाली एकमात्र महिला कौन रही है? तो इसका जवाब है, देश में आज तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली एकमात्र महिला श्रीमती इंदिरा गांधी रही है। ब्रिटिश पूर्व भारत में किस शासक ने घाटे के बजट को अपनाया था? इसका जवाब है, ब्रिटिश पूर्व भारत में जो घाटे का बजट अपनाया गया था वो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा पहली बार घाटे का बजट अपनाया गया था। कार्य या परिणाम के लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर सृजित बजट को हम क्या कहते हैं? तो जब कार्य या परिणाम या लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर हम बजट का निर्माण करते हैं तो ऐसे बजट को निष्पादन बजट कहा जाता है। परफॉर्मेंस बजट, निष्पादन बजट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत भुगतानों को किस बजट में सम्मिलित करते हैं? तो पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत भुगतानों को हम पूंजी बजट में शामिल करते हैं। एक प्रश्न और पूछा गया कि किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग या संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? इसका जवाब है शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट में हम जितने भी विभाग होते हैं और जो संगठन होते हैं जो प्रस्ताव रखते हैं कि उन्हें कितना खर्च करना है और प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद माना जाता है शून्य आधारित बजट में। अगला प्रश्न है, बजट का वह रूप क्या कहलाता है जिसमें बजट को लिंग विशेष के आधार पर तैयार किया जाता है या बजट में लिंग विशेष के लिए अलग से बजटीय प्रावधान किया जाता है? तो ऐसे बजट को जेंडर बजट कहते हैं। प्रश्न नंबर 130, जिस कर की अदायगी उसी व्यक्ति द्वारा कर दी जाए जिस पर वह कानूनी रूप से लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष कर की बात की जा रही है। प्रत्यक्ष कर में होता क्या है कि टैक्स वही व्यक्ति चुकाता है जिस पर कानूनी रूप से ये टैक्स लगाया जाता है, इसलिए इसे डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। उसी की जेब से वो टैक्स दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आयकर, निगम कर, धन कर, संपदा कर, उपहार कर, व्यय कर और ब्याज कर किस तरह के कर हैं? यहाँ पर आपको डायरेक्ट टैक्स के सारे प्रकार एक लाइन में लिखे हुए हैं जो आपको ध्यान में रहने चाहिए। डायरेक्ट टैक्स में आयकर भी आता है, जो कॉरपोरेट टैक्स है वो भी डायरेक्ट टैक्स कहलाता है, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, संपदा कर एसेट्स पे टैक्स लगता है वो डायरेक्ट टैक्स है, उपहार कर, व्यय कर और ब्याज कर ये सभी प्रत्यक्ष कर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर शामिल हैं। तो सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स के प्रकार हैं, अप्रत्यक्ष कर के प्रकार हैं। किसी भी देश की घरेलू या भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में सभी उत्पाद को, जिसमें सामान्य निवासी तथा गैर निवासी द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुएं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को जो योग है उसे शामिल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो ये जीडीपी की डेफिनेशन है, सकल घरेलू उत्पाद की डेफिनेशन है। सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है? जब किसी भी देश की घरेलू या भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादक जो होते हैं उनके द्वारा उत्पादित जितनी भी वस्तुएं होती है और जितनी भी सेवाएं होती है उनके बाजार मूल्य का योग कर लिया जाता है और ये योग ही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अगला प्रश्न है, महबूब उल हक के सहयोगी कौन थे? ए के सेन तथा सिंगर हंस।
मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया? तो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले वर्ष 1990 में किया गया था। मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से सूचकांक शामिल किए जाते हैं? तो मानव विकास सूचकांक में जो सूचकांक शामिल किए जाते हैं उनमें पहला है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, दूसरा है शिक्षा सूचकांक और फिर आता है सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक। ये तीनों सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीडीपी का जो सूचकांक है उनसे मिलकर ही मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है आर्थिक संवृद्धि दर क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर को आर्थिक संवृद्धि दर कहते हैं। जो चेंजेस आता है जीडीपी की रेट में, वो चेंजेस की जो दर होती है वो ही आर्थिक संवृद्धि दर कहलाती है। आर्थिक विकास दर क्या होती है? आर्थिक विकास दर की बात करें तो हम एनएनपी में चेंजेस की बात करेंगे, यानी नेट नेशनल प्रोडक्शन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में जितना चेंज आता है पिछले वर्ष की तुलना में, पिछली अवधि की तुलना में, वो परिवर्तन जिस दर से होता है उसे ही हम आर्थिक विकास की दर कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम आर्थिक संवृद्धि की दर की बात करेंगे तो हम जीडीपी में चेंज की बात करेंगे, जबकि हम आर्थिक विकास दर की बात करेंगे तो फिर हम एनएनपी में चेंज की बात करेंगे। दोनों अलग अलग चीज़ है। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या सम्मिलित होता है? तो देखिए, हम अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो जो पहला क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र होता है, उसमें कृषि, पशुपालन, वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना, मछली पालन और खनन उत्खनन, ये सभी प्रक्रियाएं हम प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में किसे शामिल करते हैं? जो तृतीय क्षेत्र होता है भारतीय अर्थव्यवस्था का, उसमें हम परिवहन व संचार को, व्यापार को, होटल को, जलपान गृह, बैंक तथा बीमा, स्थावर संपदा जो होती है, स्थिर संपदा जो होती है, आवास गृह, इनके स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं और अन्य सभी सेवाओं को हम भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में शामिल करते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लें हम। परिवहन संचार सेवा, व्यापार, होटल, जलपान गृह, बैंक तथा बीमा, स्थावर संपदा, आवास गृह, स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं और अन्य इसी प्रकार की सेवाएं हम तृतीय क्षेत्र में शामिल करते हैं। प्रश्न है अगला, वर्ष 1950-51 और वर्ष 1990-91 इस अवधि के बीच में, 50-51 से लेके वर्ष 1990-91 की जो अवधि है, इस अवधि के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रही? तो इस अवधि के बीच में जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर थी वो 4.1% रही। 4.1% ये वृद्धि दर रही इन 40 वर्षों में। जबकि हम वर्ष 1991-92 से लेकर वर्ष 2011-12 इन 20 वर्षों की वृद्धि दर पर नज़र डालें तो वर्ष 1991-92 से 2011-12 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.9% रही। अगला प्रश्न है भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो भारत ने जो आर्थिक नियोजन की अवधारणा ली वो सोवियत संघ से ली थी। जो वर्तमान में सोवियत रूस जो कंट्री है, रूस, उस समय सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, वहाँ से हमने आर्थिक नियोजन की अवधारणा ली थी। आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो ये श्रेय भी सोवियत संघ को जाता है। हमने वहीं से आर्थिक नियोजन की अवधारणा को लिया और वहीं पर उसी अनुसार इसे विकसित भी किया। अगला प्रश्न, आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय सोवियत संघ को जाता है और सोवियत संघ में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? हमें हमारे देश में तो मालूम है, लेकिन सोवियत संघ में पहली बार जो प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी वो वर्ष क्या था? वो कई बार आपसे पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। तो वो वर्ष है वर्ष 1928।
भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय सर विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। सर विश्वेश्वरैया ने पहली बार भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली को शुरू किया था, तो इसका श्रेय पूरी तरीके से उन्हें जाता है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक भी अर्थात भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया सर विश्वेश्वरैया ने ही लिखी है। प्रश्न 148, आर्थिक नियोजन से संबंधित बंबई योजना कब सामने आई? आर्थिक नियोजन से संबंधित बंबई योजना जो बनी थी वो वर्ष 1944 में, और मंथ था उसका जनवरी, तो जनवरी 1944 में आर्थिक नियोजन से संबंधित बंबई योजना का निर्माण किया गया था। बंबई योजना कितने वर्ष की थी? बंबई योजना 15 वर्ष की थी। 15 वर्ष की ये एक दीर्घकालीन योजना बनाई गई थी। और आखिरी प्रश्न है, मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन किसने किया था? तो मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन M.N. राय द्वारा किया गया था। नमस्कार।